हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं अभिजनवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत में हमारा एक वीडियो आ चुका है, यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो देखने से पहले आप लोग अभिजनवादी सिद्धांत का पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए एक बार हम लोग पिछले वीडियो पर नजर डाल लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। मोटा मोटा हम लोग देखेंगे और पूरा समझने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 31 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज तभी दूसरा वीडियो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि यह सिद्धांत है। सिद्धांत ना इतनी आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ना इतनी आसानी से समझ में आता है। इसलिए आप लोग एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है किससे पूछा जाता है, सिद्धांत से पूछा जाता है। अभी एक बच्चे ने जो है कमेंट किया था कि मैम जो है कोई एग्जाम देके वो आया था बच्चा, तो पूछ रहा था लोकतंत्र शासन व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मुझे मैंने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ के गया था, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आपको हर तरीके से पहले सिद्धांत को समझना जरूरी हो जाता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप समझिए कि मैं रट के आंसर दे दूंगा, तो सिद्धांत रट के ना आप आंसर दे सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप रटिए ना, आप जो है आप रटने पर अपना ध्यान मत दीजिए, आप वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। मैं जिस तरीके से कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं जब पढ़ाती हूँ तो सब चीजें बताती चलती हूँ। तो प्लीज आप लोग दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग एक नजर डालते हैं। लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। संभ्रांतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अल्पतंत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो हमारा अभिजनवादी सिद्धांत है वह मानता है कि चाहे शासन का स्वरूप कोई भी रहा हो, चाहे शासन का स्वरूप कोई भी रहा हो, चाहे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था रही हो, चाहे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था रही हो, या तानाशाही शासन व्यवस्था रही हो, लेकिन वास्तविक सत्ता एक विशेष वर्ग के हाथ में होती है। लेकिन वास्तविक सत्ता क्या होती है? एक विशेष वर्ग के हाथ में होती है। वह क्या होता है? उस समाज का क्या होता है? अभिजन या संभ्रांत व्यक्ति होता है। उस समाज का क्या होगा? अभिजन होगा या संभ्रांत व्यक्ति होगा, जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता होती है। पिछले वीडियो में हमने विधिवत पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। प्लीज आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। तो मैंने बताया था अभिजात शब्द का प्रयोग जो है 1823 में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका 1930 ईस्वी के बाद हुआ। किस ईस्वी के बाद हुआ? ब्रिटेन और अमेरिका में अभिजात शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग 1930 ईस्वी के बाद हुआ। गितानो एवं मोस्का के द्वारा, किसके द्वारा? गितानो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गितानो एवं मोस्का के द्वारा, किसके द्वारा? गितानो एवं मोस्का के द्वारा। गितानो एवं मोस्का के द्वारा, किसके द्वारा? गितानो एवं मोस्का के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में प्रथम बार विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रयोग किया गया। किस सिद्धांत का प्रयोग किया? किसके द्वारा? गितानो एवं मोस्का के द्वारा जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गितानो एवं मोस्का का मानना है कि प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज का मुख्य निर्णय करता है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके समर्थक देखते हैं। समर्थक जो है पैरेटो है, मोस्का है, वनहम है, मिशेल्स है, सीराइट है, मिल्स है, गाबेट लासवेल है, डाउन्स, एंथनी डाउन्स है, सुम्पीटर हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभिजनवादी के विचार। हर व्यवस्था में कुछ एक ऐसा विशिष्ट वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे समाज की शक्ति का संचय हो जाता है। यह वर्ग अपनी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता और क्रियाशीलता के कारण अन्य लोगों का विश्वास क्या करता है, जीतने में सफल हो जाता है। और वह जब विश्वास जीतने में सफल हो जाता है तब वह अभिजन वर्ग जो है शक्ति तथा सत्ता का स्वामी बन जाता है। वह अभिजन वर्ग क्या बन जाता है, शक्ति तथा सत्ता का स्वामी बन जाता है। पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां मैंने जो है विधिवत तरीके से समझाने का जो है मैंने प्रयास किया है। यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि मतलब दोबारा आपका रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं। जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। वर्ष 1911 में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित होती है और जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करके इन्होंने अपना जो है गुटतंत्र, अल्पतंत्र के लौ कानून का नियम जो प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस सिद्धांत का अध्ययन करके जो है मिशेल महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है गुटतंत्र के लौ कानून का नियम प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए, सब नहीं पढ़ाते हैं। मिशेल ने जो इम्पोर्टेंट है वही चीज देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो सारी चीजें हैं, इनका कथन है मिशेल महोदय का, इसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। इन्होंने जो है मिशेल महोदय ने दो अवधारणाएं दी थी, ये दो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था गुटतंत्र अल्पतंत्र का, या तो गुटतंत्र आप बोल सकते हैं, अल्पतंत्र बोल सकते हैं, लौ कानून दिया था। दूसरा सिद्धांत इनकी अवधारणा थी जनमानस की अवधारणा। जनमानस की अवधारणा किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है जनमानस की अवधारणा किसने दी थी, तो किसने दी थी, मिशेल महोदय ने दी थी। जनमानस की अवधारणा में इन्होंने कहा कि समाज दो वर्गों में हमेशा बटा रहता है। पहला वर्ग विशिष्ट वर्ग, दूसरा जो है जन सामान्य वर्ग। जो जन सामान्य वर्ग होता है वह क्या होता है, सुस्त होता है, उदासीन होता है और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सब समझने के लिए, आप कथन जानने के लिए आप वीडियो पिछला जरूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए, इटली के समाजशास्त्री विशिष्ट वर्गवादी जो है पैरेटो, इटली के कहाँ के थे, समाजशास्त्री थे, विशिष्ट वर्गवादी थे। मिशेल महोदय कहाँ के निवासी थे, आप लोग जरूर बताइएगा। मिशेल महोदय कहाँ के थे, मिशेल महोदय का जहाँ रहते थे उस देश का क्या नाम था, क्या नाम था, जर्मन था। लेकिन पैरेटो महोदय कहाँ के थे, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। दोनों समाजशास्त्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी पुस्तक का नाम द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। और पैरेटो महोदय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, पैरेटो महोदय ने अभिजन वर्गीय सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, अभिजनों के संचरण का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है अभिजनों के संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अभिजनों के संचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पैरेटो महोदय ने किया था। जनमानस का सिद्धांत कौन दिया था, जनमानस का सिद्धांत मिशेल महोदय ने दिया था। अल्पतंत्र के लौह कानून का नियम किसने प्रतिपादित किया था, मिशेल महोदय ने प्रतिपादित किया था। अभिजनों के संचरण का सिद्धांत कौन दिया था, पैरेटो महोदय ने दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज किसकी पुस्तक का नाम है, मिशेल महोदय की पुस्तक का नाम है। ठीक है, द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक का नाम है, द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की पुस्तक का नाम है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मिल्स महोदय को देख लेते हैं।
शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की? शक्ति अभिजन शब्द की रचना की किसने की? क्वेश्चन पूछा जाता है, शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति अभिजन शब्द की रचना किसने की है? तो किसने की है? मिल्स महोदय ने किया है। किसने किया है? मिल्स महोदय ने किया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक के नाम है दी पावर इलीट। दी पावर इलीट। मिल्स की पुस्तक का क्या नाम है? दी पावर इलीट। मिशेल की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टीज। पैरेटो की पुस्तक का क्या नाम है? दी माइंड एंड सोसाइटी। और जो है मिल्स की पुस्तक का क्या नाम है? दी पावर इलीट। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, मिल्स महोदय ने जो है राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया था। किसका? अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया था। इन्होंने 3 प्रकार के अभिजन वर्ग बताए थे। पहला इन्होंने अभिजन जो वर्ग बताया था सैन्य बल अभिजन वर्ग, सैन्य बल अभिजन वर्ग। दूसरा इन्होंने जो बताया राजनीतिक वर्ग अभिजन वर्ग। तीसरा इन्होंने जो बताया औद्योगिक अभिजन वर्ग, औद्योगिक अभिजन वर्ग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मोस्का देखते हैं। मोस्का महोदय, आप लोग विधिवत पिछला वीडियो देखेंगे तभी आगे की चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि मैंने विधिवत समझा के पढ़ाया, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मोस्का महोदय को देख लेते हैं। मोस्का, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? मोस्का महोदय की पुस्तक का क्या नाम है? दी रूलिंग क्लास। दी रूलिंग क्लास। मोस्का की पुस्तक का क्या नाम है? दी रूलिंग क्लास। दी रूलिंग क्लास। इसमें इन्होंने क्या लिखा? इसमें इन्होंने कहा कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। सभी समाजों में केवल कितने वर्ग पाए जाते हैं? केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। मोस्का महोदय ने क्या कहा? मोस्का की पुस्तक क्या नाम है? द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास या द रूलिंग क्लास। इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा कि समाज में जो है केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जो शासित होता है। एक वर्ग जो है शासन करता है, दूसरा वर्ग जो है शासित है। इन्होंने कहा समाज में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। मोस्का की पुस्तक का क्या नाम है? मोस्का की पुस्तक का नाम है दी रूलिंग क्लास। दी रूलिंग क्लास। दी रूलिंग क्लास में इन्होंने क्या कहा? समाज में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पे शासन किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्का ने द रूलिंग क्लास में विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर बल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट वर्ग के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजनीतिक विचारक है या अभिजनवादी विचारक है जो विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया है? जो विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया है। कौन सा ऐसा अभिजनवादी विचारक है जो विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देंगे आप देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाएगा। विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया कौन सा राजनीतिक विचारक है? तो कौन सा? मोस्का महोदय है। मोस्का महोदय की पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि समाज में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जिसपे शासन किया, पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। द रूलिंग क्लास में मोस्का ने द रूलिंग क्लास में विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो है विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष बल दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जोसेफ शुम्पीटर को देखते हैं। किसको? जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर जो अभिजनवादी समर्थक हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। किसकी पुस्तक का नाम है? शुम्पीटर। शुम्पीटर की पुस्तक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी।
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने बताया कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूह में नेताओं की चयन की विधि है। ठीक है, पहले हम इसको समझाते हैं। पहले आप लोग देखते होंगे जब चुनाव आता है, जब चुनाव का समय आता है तो क्या होता है? चुनाव का समय आता है तो क्या होता है? चुनाव प्रचार होता है। तो चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? क्या हो सकता है चुनाव प्रचार की? क्या हो सकता है भाई? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, घोषणा कर देनी चाहिए कि इस डेट को जो है चुनाव होगा, आप जाइए अपना मत दीजिए। लेकिन चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? चुनाव प्रचार इसलिए किया जाता है कि वहां जो है अपने को कौन सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप मुझे वोट दे दीजिए। भाई आप समझिए, अगला वोट क्यों मांग रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, क्या जरूरत है उसे? जिसके पास आज भी, आप कोई भी पार्टी हो, मैं भारत की बात कर रही हूं, आज भी कोई भी बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हो, आप जाके टिकट मांग लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला जब तक आपके पास करोड़ रुपए ना हो। तो अगला जो है क्या देख रहा है? संभ्रांत परिवार देख रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा ताकत होगी, उसी को क्या दिया जाता है? टिकट दिया जाता है। क्या आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक गरीब व्यक्ति को कोई टिकट दे देगा? कोई भी पार्टी हो को टिकट देने के लिए तैयार है? नहीं, कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती जब तक उसे करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। और उसे पार्टी को यह साबित नहीं करेगा कि हाँ मेरी जो है भाई मैं इतना वोट पा जाऊंगा। करोड़ रुपया देने के बाद भी उसे साबित करना होता है कि मैं जो है इतना वोट जो है मुझे मिलेगा। तो कोई गरीब वर्ग यह कर सकता है? नहीं कर सकता है। गरीब वर्गी कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ क्या करता है, यहाँ तमाशा होता है। क्या तमाशा होता है? इन्होंने क्या कहा? खुली क्या खरीद फरोख्त, क्या होता है? खरीद फरोख्त होता है। जनता में बोली लगाई जाती है। एक मतलब समझिए तो जनता में क्या लगाया जाता है? बोली लगाई जाती है। आप मुझे खरीदिए। किसके माध्यम से? वह क्या करता है? जनता को बहुत सारे पैसे देता है कि मैं आज आपको भाई खिला पिला दे रहा हूँ, ये आपकी व्यवस्था कर दे रहा हूँ। तो जो जनता के आम नागरिक हैं, जो सुस्त पड़े हुए, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उनको किससे मतलब है? खाने पीने से मतलब है। 10 दिन को उनको खाने पीने का मिल गया, आगे 5 साल क्या होगा उनसे कोई लेना देना नहीं, जाके मोहर मार देंगे। तो यही चीज यहाँ जो है सुम्पीटर महोदय है, यही चीज यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसमें क्या चलता है? खरीद फरोख्त चलती है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वही जो है सांसद बनेगा या विधायक बनेगा। अदर आम जनता गरीब जनता कभी सांसद और विधायक नहीं बन सकती है। टिकट किसको मिलता है? कंगना रनावत को मिलेगा। किसको मिलेगा? कंगना रनावत को मिलेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है और क्या है, लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई वेल एजुकेटेड व्यक्ति खड़ा हो जाए तो समाज भी स्वीकार नहीं करता। यह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर करिए। जहां तक मैं बोलूंगी कि इन सब चीजों को इग्नोर किया जाना चाहिए। अगर एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति है तो आप उसको वोट दीजिए। आप क्यों जो है फेमस व्यक्ति को, जो भाई डांस कर रहा है, हर व्यक्ति हर चीज में सक्षम नहीं होता, तो कैसे वो सांसद और विधायक बन गया? तो ये सब चीजें गलत है। चलिए, यही चीज जो है सुम्पीटर महोदय कह रहे हैं कि सुम्पीटर महोदय ने कहा कि यहाँ ईमानदारी से जो है प्रत्याशियों का चयन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्याशियों का क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है। वह जाके समाज में क्या करते हैं, अपने को बोली लगाते हैं कि आप जो है मुझे खरीदो, मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी है।
जनता के मतों के लिए क्या है, प्रतियोगी है। जैसे एग्जाम दे रहे हो कि बहुत अच्छा मैं कर लूंगा, वो बोलते हैं बहुत अच्छा मैं कर लूंगा, तो इन्होंने कहा प्रतियोगी हैं। क्या है, प्रतियोगी हैं। जब दो प्रत्याशी खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस से खड़ा हो गया, भाजपा से खड़ा हो गया, तो कांग्रेस वाले भाजपा कमेंट कर रहे हैं और भाजपा वाले कांग्रेस पर कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, कमेंट करने की क्या जरूरत है? आपका खरीद फरोख्त नहीं हो रहा, आप क्या काम किए हो उसको बताओ, क्या करोगे उसको बताओ। इस पर जो है क्वेश्चन होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है, प्रतियोगिताओं की तरह ये क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं। ठीक है। अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। अभिजात समूहों में से, जिसके पास, अभी मैंने बताया कि भाई करोड़ रुपया कौन दे पाएगा, करोड़ रुपए का अगर आप टिकट खरीदोगे तो आप संभ्रांत होंगे, आपके पास क्या होगा, पैसा होगा, तभी आप खरीदेंगे टिकट ना। आम जनता को तो टिकट नहीं मिलता है ना, आप लोग भी जानते होंगे आम जनता को टिकट कहाँ मिलता है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, शक्ति होगा, डाकू बदमाश होगा, उसी को टिकट मिलता है। या भाई बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, कहीं का होगा, अगर पैसा दे रहा है तो आराम से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये भारत की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, राजनीतिक निर्णय नेताओं द्वारा, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक निर्णय किसके द्वारा, राजनीतिक निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, नेताओं के द्वारा किया जाता है। जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, क्या जनसाधारण व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा? क्या किसी गरीब व्यक्ति से पूछा जाएगा क्या किया जाए? नहीं पूछा जा सकता, कभी नहीं। लेकिन मत कौन देता है, गरीब व्यक्ति देता है। गरीब व्यक्ति किसको बना रहा है, राजनेताओं को बना रहा है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति की कभी कदर नहीं होती। यही चीज सुम्पीटर महोदय कह रहे हैं। राजनीतिक निर्णय क्या है, नेताओं द्वारा लिया जाता है, जनसाधारण के द्वारा नहीं। जनसाधारण के द्वारा कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जाता है। सारा राजनीतिक निर्णय राजनीतिक नेताओं द्वारा लिया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। जब टिकट की बारी आती है, क्या जनसाधारण व्यक्ति से पूछकर टिकट बांटा जाता है? कभी आप क्वेश्चन, या क्या आप अपने दिमाग में सोचिए, क्या जनसाधारण व्यक्ति के अभी यहाँ मेरठ में, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रही हूँ, मैं मेरठ की बात कर रही हूँ। आप देखते होंगे अरुण गोविल जी जो राम का रोल करते थे, उनको टिकट दिया गया। भाई, आप उस क्षेत्र के बारे में क्या जान रहे हो? अगर आप मेरठ वालों से पूछो या किसी व्यक्ति से, मेरठ वालों से, जहां से आप सांसद विधायक खड़ा कर रहे हैं, वहां के जो है जनमानस से पूछो, जन सामान्य वर्ग से पूछो, कौन सा व्यक्ति टिकट देने लायक है। आप उसको बिना पैसे का टिकट दो, तब तो हम समझे हाँ निष्पक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राजनीतिक नेताओं द्वारा निर्णय लिया जाता है, जनमानस के द्वारा कुछ भी नहीं, जनमानस के द्वारा कुछ भी नहीं। जनसाधारण का वोट प्राप्त करने के लिए नेताओं की खुली प्रतिस्पर्धा होती है। किसके द्वारा? वोट प्राप्त करने के लिए। बस उनका एक मकसद है, नेताओं का एक मकसद है वोट प्राप्त करना और अपना काम हल करना। वोट प्राप्त करना और अपना काम हल करना। वोट प्राप्त करने के लिए नेताओं में खुली प्रतिस्पर्धा होती है और अभिजात समूहों में से नेताओं का चयन किया जाता है। क्या कभी आपने देखा कोई गरीब जिसके पास पैसा ना हो वह कभी सांसद विधायक बना है? आज के समय में देखिए, कोई गरीब व्यक्ति कभी सांसद विधायक नहीं बनता है जिसके पास करोड़ों रुपए देने के ना हो। तो कोई अभिजात वर्ग, अभिजात समूहों में से नेताओं का चयन किया जाता है। नेताओं का चयन किया जाता है। टिकट कौन बांटता है? राजनीतिक नेता टिकट बांटते हैं। किसी जन सामान्य व्यक्ति को देते हैं? नहीं देते हैं। खुली प्रतिस्पर्धा क्या होती है? खुली प्रतिस्पर्धा यह होती है कि हमारे, मान लीजिए कोई भी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई सांसद का टिकट मिलता है, तो क्या होता है, बोलता है कि हमारा आप यहाँ से सांसद को जिता दीजिए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये करेगा वो करेगा। तो हम लोग क्या जाते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर उस व्यक्ति को वोट दे देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने में यह सक्षम है।
हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को यह हल करेगा? अगर आम जनता इस चीज को नकार दे तो यह चीज रुक सकती है, लेकिन आम जनता यह चीज नकारती नहीं। कोई भी किसी भी बड़े व्यक्ति को देख ली, किसी भी नेता को देख ली तो वह उसके पीछे लग जाती है। तो नेताओं का चयन किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने जो है विधिवत आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। और प्रयास क्या, आप लोग इस सब चीजों को अपनी नजर से देख सकते हैं। समाज में क्या घटित हो रहा है, राजनीति तो यही है, समाज में क्या घटित हो रहा है, सिद्धांत हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, यही तो पढ़ाया जा रहा है कि आप देखिए समाज में क्या हो रहा है। जब तक आप चीजों को समाज से रिलेट करते हुए नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप समाज को ध्यान में रखिए कि ना समाज कैसे चल रहा है। तो आज भी समाज ऐसा चल रहा है, चाहे शुम्पीटर महोदय कितने भी पुराना इनका सिद्धांत हो, लेकिन जो अगर हम इनके सिद्धांत को समाज और आज से भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से भी तुलना करें तो वही निष्कर्ष हमें मिलता है जो इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जेम्स बर्नहम महोदय को देखते हैं। जेम्स बर्नहम महोदय अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा अभिजनवादी विचारक है जिसने मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसने अभिजन के सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया, अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो कौन है? जेम्स बर्नहम है। जेम्स बर्नहम ने जो है अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभिजन सिद्धांत में आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिजन सिद्धांत में किसने आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया, किसने आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया? तो कौन थे? बर्नहम महोदय थे। कौन थे? बर्नहम महोदय थे। इन्होंने जो है अभिजन सिद्धांत में आर्थिक सिद्धांत को अपनाया, अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया, अभिजनवादी सिद्धांत में आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया, संभ्रांत वर्ग की सत्ता का आधार उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर उसके प्रभुत्व व नियंत्रण में निहित है। इन्होंने कहा कि संभ्रांत वर्ग की सत्ता का राज क्या है, संभ्रांत वर्ग की सत्ता का राज क्या है? तो इन्होंने बताया कि संभ्रांत वर्ग की सत्ता का राज जो है उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर उसका क्या होता है? प्रभुत्व होता है और नियंत्रण होता है। उसका प्रभुत्व होता है और नियंत्रण होता है। इन्होंने प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्नहम महोदय ने किया। किसने किया? बर्नहम महोदय ने प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया। प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया। कौन? बर्नहम महोदय। इनके अनुसार जो है पूंजी का मालिक नहीं होता है, प्रबंधकों का पूंजी पर नियंत्रण होता है। इनके अनुसार जो है पूंजी का मालिक नहीं होता है, प्रबंधकों का पूंजी पर नियंत्रण होता है। पूंजी का मालिक नहीं होता, प्रबंधकों पर पूंजी का नियंत्रण होता है। एक बार फिर से जेम्स बर्नहम को हम देख लेते हैं। अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया, अभिजन सिद्धांत में आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाया, संभ्रांत वर्ग की सत्ता का राज इन्होंने बताया कि उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर नियंत्रण है। इन्होंने प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अभिजात्यवादी सिद्धांत को जो है मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया। इनके अनुसार इन्होंने, इनका एक परिभाषा है या इनका एक कथन है, इन्होंने कहा कि
पूंजी का मालिक नहीं होता है, प्रबंधकों का पूंजी पर नियंत्रण होता है। तो यह रहा अभिजनवादी सिद्धांत पर हमारा लास्ट वीडियो। प्लीज अगर समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।